5 काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपने पूछे थे डिस्कस करने के लिए, और उन पांचों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे IGL से, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डिविडेंड ज़्यादा देती है कंपनी और डेट फ्री कंपनी है। अब डिविडेंड ज़्यादा देती है तो ग्रोथ पे थोड़ा असर होगा अभी के टाइम पे, इतना तो हमने सीख लिया है। लेकिन जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 45% है, 50% से कम है। तो रिमेनिंग किन के पास है वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, FII और DII के पास है। तो DII ने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, FII ने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ओवरऑल पब्लिक का स्टेक यहाँ पे कम हुआ है, और मैंने हमेशा बोला है कि जब भी पब्लिक का स्टेक कम होता है तो मेरे लिए वो पॉजिटिव हो जाता है। अब नेगेटिव इसमें सिर्फ क्या है कि यहाँ पे DII ने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन कम करने के बाद भी कितना है, 23%। बहुत बड़ा स्टेक होता है 23%। तो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ तो लूज होते हुए नहीं दिख रहा। प्रमोटर्स मेनली यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं, FII इसमें पैसा डाल रहे हैं। हर जगह जब FII पैसा निकाल रहे हैं तो इसमें ही क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे चीज़ें इसमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। अभी रिसेंटली जो एक न्यूज़ आई थी उसकी वजह से खाली इसमें जो पिटाई दिखी थी वो हमको रिसेंटली ये यहाँ पे दिखा था। तो न्यूज़ क्या आई थी, जो भी गवर्नमेंट वगैरह से इनको जिन रेट पे गैसेस मिलते थे वो कॉस्टली हो रहे हैं, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो आप डिटेल में चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, सेंटेंस याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही था। तो इनडायरेक्टली होगा ये कि इनको अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स या जो भी गैस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं उसके प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनके प्रॉफिट्स पे असर पड़े। प्रॉफिट्स जो कि ऑलरेडी पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, तो इनको जो ये गिरावट थी प्रॉफिट में, इसको आई थिंक ये मार्केट ने बैलेंस कर रखा है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कुछ ही दिन पहले। अभी मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ टेक्निकली। अब देखिए, ये हमारा मंथली कैंडल का चार्ट है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। इसमें मैंने 2 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड है और सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे लगा रखा है। कुछ दिखाना था इसलिए मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए, सबसे पहले सुपर ट्रेंड बॉलिंजर बैंड से हट के हम लोग ये देख लेते हैं कि एक नज़र में ये क्या पैटर्न बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथली कैंडल वाले चार्ट में ये एक W जैसा बनाता हुआ हमको दिख रहा है। लेकिन क्या ये परफेक्ट W है? नहीं, परफेक्ट W नहीं दिख रहा। तो इसीलिए हम लोग इसे W पैटर्न तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डबल बॉटम हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, और ये दोनों डबल बॉटम कहाँ पे बन रहे हैं? बॉलिंजर बैंड के बाहर में, यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड के बाहर में। दूसरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सुपर ट्रेंड मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दूं तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ये जो आपको डाउन रेड कलर का एरो दिख रहा है, ये सुपर ट्रेंड की वजह से बना है, ठीक है। दूसरा जो एक डाउनवर्ड यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, ये देखिए, ये आपको एक एरो दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसमें क्या रिएक्शन आता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है, जब ये बना है और एक ग्रीन हमको दिखाई दे रहा है कैंडल। तो ये तो हमको कॉमनली पता है कि बॉलिंजर बैंड से कोई बहुत ज़्यादा अगर कैंडल बाहर चला जाता है तो रिवर्स होता है थोड़ा सा। अब ये रिवर्स लंबा होगा या थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस नीचे जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसकी हिस्ट्री देख के हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो इसके अगर पिछले में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी ये हुआ था, बॉलिंजर से बाहर था, डाउन ट्रेंड बना था और यहाँ से हमको रिकवरी होती हुई दिखाई दी थी, ठीक है, जितने भी टाइम के लिए, लेकिन दिखाई ज़रूर दी थी। अब इससे पहले अगर आप कहीं जाएंगे ना तो इसमें आपको कुछ भी वैसा डाउन ट्रेंड बहुत 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 पहले तक नहीं दिखाई देगा, एक्सेप्ट यहाँ। तो ये कौन सा टाइम है? ये 2012 का टाइम है। यहाँ पे एक हमको डाउन ट्रेंड दिखाई दिया था, कैंडल जो है वो बॉलिंजर बैंड से नीचे की तरफ बाहर चला गया था, फिर यहाँ से रिकवरी हुई और आप देखेंगे कि इसके बाद ये कभी नीचे हमको आता हुआ बहुत मेजरली नहीं दिखाई दिया। तो जब पिछली बार 2012 में ये आया था इस एरो में, तो क्या प्राइस चल रहा था? अराउंड 40 रुपए के आसपास, और अभी क्या प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, रिस्क लेने वाली बात होती है और कुछ नहीं। मेरी बात करोगे तो कंसिडरिंग यहाँ पे ये जो मुझे दिखाई दिया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉन्फिडेंस वगैरह जो दिखाई दिए हैं, प्लस इसका जो काम है, जो प्रोडक्ट है, मुझे दिखता है
ठीक है, किस तरह से काम इसका चल रहा है दिल्ली एनसीआर नोएडा वगैरह में, तो वो मुझे दिख रहा है। अफेक्ट इस पे नो डाउट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, इसके प्रॉफिट्स वगैरह पे असर पड़ेगा। अभी ये बॉटम पे है, तो अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं यहाँ एवरेजिंग करूँगा, ये मेरा पर्सनल थॉट है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो मेरे पास और भी लेवल्स होंगे, जैसे अगला सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो जब भी मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं फिर एवरेजिंग करूँगा, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करता जाऊंगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में कॉन्फिडेंस बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये बड़े लोग इसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये शेयर को डूबने नहीं देंगे, कभी ना कभी इसे भगाएंगे जरूर, ऐसा मुझे लगता है। अगला डेट फ्री स्टॉक है मैप माई इंडिया। काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी फेमस कंपनी, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फिनेंशियल्स एवरेज से ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी देती है। इसमें भी अगर रिसेंट टाइम में चेक करेंगे तो करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पॉइंट पे भी इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसमें थोड़ा सा और मुझे फॉल देखने की इच्छा है। पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको इसे 5 साल या 3 साल भी नहीं, 1 साल करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि मैप माई इंडिया का जो पीई रेशियो है वो अपने मीडियन से नीचे चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं इसे कंसिडर कर रहा होता तो शायद मैं इसमें रिस्क ले भी लेता, लेकिन कंसिडरिंग कि मैं 3 साल 5 साल से कम के लिए मैं कोई स्टॉक बाय करता नहीं, तो मैं इसे अभी इस लेवल पे भी छोड़ दूंगा और थोड़ा बाद में बाय करूंगा। कहाँ पे? देखिए, अराउंड 1250 के आसपास अगर मुझे ये मिलता है इसी महीने दिसंबर में, तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर तो कैसे भी हमारे टारगेट्स वगैरह चेंज होने वाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे हमको ये कहाँ पे मिलता है, नीचे के लेवल्स पे या ऊपर के लेवल्स पे। तीसरी कंपनी आपने पूछी है टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ज़्यादा हमने इसे कभी डिस्कस किया नहीं इस चैनल पे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं कुछ लोगों को समझ में आएंगे, कुछ को नहीं आएंगे, तो जिनको नहीं समझ में आ रहे वो इससे दूर रहना चाहें तो रह सकते हैं। अदरवाइज फंडामेंटल्स वगैरह सब देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स जो इनके मेन मालिक हैं वो पूरा जितना वो होल्ड करके चल सकते हैं उतना होल्ड करके चल रहे हैं, मतलब कंपनी पे उनको पूरा भरोसा है। डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है, डेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फाइनेंशियल्स एवरेज है, फ्री कैश फ्लो भी है इनके पास, सब कुछ देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। प्रमोटर्स के अलावा देखेंगे तो FII के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है और DII के पास बहुत बहुत बड़ा स्टेक लेके DII बैठी हुई है। तो म्यूचुअल फंड को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब है कि इसका चार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा भागता हुआ होगा, जो कि आप देख सकते हैं। कभी भी इसमें मेजर गिरावट हुई नहीं है। अभी बहुत लंबे टाइम के बाद ये अपने मूविंग एवरेज पे आया है, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे आया है। लेकिन क्या ये इसके बाद भी अट्रैक्टिव हो जाता है? नहीं, मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि मीडियन देख सकते हैं यहाँ पर है, PE बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसमें जो भी करेक्शन आया है उसके बाद भी इसका PE जो है अपने इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुआ है। इसके अगर रिजल्ट्स को देखेंगे तो Q2 का जो रिजल्ट है वो पिछले साल के कंपैरिजन क्या किसी भी क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ख़राब आया है, और इसी की वजह से ये जो चार्ट में आपको करेक्शन दिख रहा है अराउंड 25% का, ये आपको दिखाई दिया है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा और दिखेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा अराउंड 1250 के आसपास अगर मुझे ये दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई इसे होल्ड करके चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ पैनिक करने वाली चीज़ है, क्योंकि ईयरली भी देखेंगे तो आपको इसमें अभी लास्ट 12 मंथ्स का डेटा 169 करोड़ का दिखाई दे रहा है। बहुत ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैंने इसे अगर पहले कभी लिया हुआ रहता और अभी मैं प्रॉफिट में होता तो मैं इसे बेचने की पैनिक नहीं करता, ओके, बेचने की गलती नहीं करता बेसिकली। और अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं खरीदने की अभी जल्दी नहीं करूँगा, ठीक है। 1250 के आसपास जब ये आएगा तब मैं दोबारा एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके प्रॉफिट्स वगैरह और मार्केट की न्यूज़ को देख के इसमें डिसीजन लूँगा। चौथी कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक टाइम था जब ये स्टॉक हर वीडियो में डिस्कस किया जाता था हर किसी के द्वारा, और हर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होता था बेसिकली, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको मार्केट किया जा रहा था। लेकिन इसका चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक फॉल इसमें दिखाई देगा। ये जो तेज़ी आई थी स्टार्टिंग में ही, उसके बाद जो इसमें फॉल शुरू हुआ है वो फॉल कंटिन्यू रहा, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो बेसिकली अभी क्या दिखाई दे रहा है हमको एक रिवर्सल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ एक बेस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग जिसको ये मेंटेन करके चल रहा है।
आप इसको देखेंगे तो इसको और अभी प्रेजेंट के लेवल को ये सारा एक ही लाइन में सपोर्ट लेके चल रहा है। तो क्या ये यहाँ से नीचे जा सकता है या यहाँ से ये रिवर्स होगा, इसको हमको डिसाइड करना है, एक प्रेडिक्शन लेना है बहुत सारी चीज़ों को देख के। तो सबसे पहले क्या इसके प्रमोटर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है? नहीं, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली पूरा जो मैक्सिमम वो होल्ड करके चल सकते हैं वो चल रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर के लिए ये लोग इसमें कॉन्फिडेंट हैं। ओके, डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है, तो इस तरह की कंपनी जो टेक्निकली इतना ज़्यादा गिरी हुई है, जनरली अगर उसमें ग्रोथ के चांसेस नहीं होते तो डिविडेंड आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये भी यहाँ पे कम है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरी पॉजिटिव चीज़, ये डेट फ्री है कंपनी, ठीक है। हर चीज़ मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। देखिए, एक्सेप्ट इसका टेक्निकल चार्ट, आप कुछ भी इसमें देखेंगे तो मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। इन्वेस्टर्स में आके हम लोग चेक करते हैं एक बार यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे FIA ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो उतना ही है जितना उनके पास पहले था। वहीं सेम अगर DIA की बात करेंगे तो उनके पास भी उतना ही है जितना पहले था। तो रिसेंट क्वार्टर से देखेंगे कंपेयर करके तो थोड़ा कुछ पॉइंट्स में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक के पास जितना था पब्लिक उतना ही मेंटेन करके चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको बोल सकते हैं एक न्यूट्रल वाला माहौल है, कुछ ना पॉजिटिव है कुछ ना नेगेटिव है। अब यहाँ Q2 रिजल्ट की बात करेंगे तो Q2 रिजल्ट हमको पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग सेम ही दिखाई दिए, थोड़े बेटर ही दिखाई दिए, ठीक है, पिछले क्वार्टर से कम है। तो एस्टिमेशन क्या था ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा PE रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे EPS कुछ टाइम से बढ़ते हुए दिखने लग गए और मीडियन से नीचे इसका PE चल रहा है। तो अगर कोई इसे यहाँ पे बाय करे तो उसके हिसाब से PE रेशियो के हिसाब से ये कोई गलत टाइम नहीं होगा। ओके, तो अब फाइनली इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए, फाइनली ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी को इसमें बाइंग करनी है तो खराब टाइम नहीं है, किसी को एवरेजिंग करनी है तो खराब टाइम नहीं है। अभी जैसे सपोज अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होता और अभी मैं अगर इसमें 20-25% 30% जिस तरह का फॉल है, मुझे लगता है लोग 50% में भी होंगे माइनस में। तो अगर मेरा लॉस 10-15% से ऊपर का होता इसमें तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग कर सकता था। ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे कई जगह पे मिल रहा है, राइट। प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी इसमें हो सकता है कि अगर लॉन्ग रन का आपका पर्सपेक्टिव है तो आपको कभी यहाँ से रिवर्सल भी दिखाई दे सकता है लंबे टाइम के लिए। और जैसे ही इसमें हैवी वॉल्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तब असली इसमें मजा आना शुरू होगा इन्वेस्टर्स जिन्होंने बॉटम में एंट्री की होगी। बाकी बेचने के लिए मुझे अभी भी कुछ नहीं दिखाई देता। अगर किसी ने इतने मतलब लंबे टाइम तक इसे होल्ड करके रखा है तो अभी इतने मतलब पॉजिटिव माहौल में मुझे नहीं लगता कि इसको बेच के निकल जाने में कोई ऐसी होशियारी है। लास्ट स्टॉक जो आपने पूछा था वो है इसजेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसे हमने रेयरली ही शायद कभी डिस्कस किया है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। इसमें आपका क्वेश्चन था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग लेवल कौन सा है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग लेवल बताना इस तरह के स्टॉक में जो कि बहुत ज़्यादा भाग रहा है और ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ जो मैं अगर कंसिडर कर रहा होता। तो पहली चीज़ तो मुझे लगता है शायद इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा वो अगले साल में ज़्यादा बेटर तरीके से मैं बता पाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1585 तक अगर ये भाग जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कैंडल वाले चार्ट में जो आपको हाई दिखेगा ना, पिछला हाई, वही 1585 के आसपास का दिखेगा। तो यही इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल अभी फ़िलहाल हो सकता है अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म वाले हो तो नेक्स्ट ईयर इसका नया बॉटम और टॉप बनेगा, जो भी टारगेट्स होंगे तो वो कंसिडर करने में ज़्यादा अच्छा होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओके, बाकी इसको अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जाए इसके ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अदरवाइज एक नज़र में देखने में तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और PE रेशियो वगैरह भी देखेंगे तो आपको EPS बहुत अच्छे से भागते हुए और मीडियन के थोड़ा सा ही ऊपर आपको इसका PE दिखाई देगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ, अगर किसी को इसमें एंटर करना है तो एंटर करने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। कभी करेक्शंस अगर इस तरह के दिखाई देते हैं तब उस टाइम में बेस्ड ऑन न्यूज़, बेस्ड ऑन इसके रिजल्ट्स और जो भी शेयर होल्डिंग एक्शंस होंगे उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इसमें बाइंग करना है या नहीं। तो गाइज, आई होप ये 5 स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए इनमें से कुछ तो आपके रेडार में होंगे और आपको डिसीजन लेने में ये वीडियो हेल्प करेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।